हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। और हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में जो रीतिकाल था उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और हम साथ साथ ही जो हमने अभी तक वीडियो बनाई हैं उसमें पढ़ चुके थे आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में और रीतिकाल के बारे में। और अब हम देखेंगे जो हमारा साहित्य काल है यानी काल विभाजन है उसे 4 भागों में बांटा था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बांटने का कार्य जो किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, एक अंग्रेज व्यक्ति थे। लेकिन समय के अनुसार जो काल विभाजन किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उसे 4 भागों में बांटा था समय के अनुसार, जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। और हमारा लास्ट काल है आधुनिक काल, जो कि कब से कब तक चला था, 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है। और हम देखेंगे जो आदिकाल है इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं गद्य काल। गद्य काल। जो हमारा आधुनिक काल है उसे कहा जाता है गद्य काल। और गद्य काल के यानी जो हिंदी है उसमें गद्य काल के सबसे पुराने लेखक यानी जो सबसे पुराने लेखक हैं वो कौन है? बाबा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ गद्य काल के सबसे पुराने लेखक माने जाते हैं। और जो हमारा आधुनिक काल है इसकी 3 प्रमुख भाषाएं हुई हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक काल की कितनी भाषाएं हुई हैं, तो भाषाओं की बात की जाए हमारी भाषाएं हुई हैं 3, जिसमें नंबर 1 आती है खड़ी बोली, नंबर 2 आती है राजस्थानी, और नंबर 3 आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। आपसे कहा जाए कि आधुनिक काल को क्या कहते हैं, तो गद्य काल कहते हैं। और हिंदी में सबसे पुराने गद्य लेखक कौन माने जाते हैं? बाबा गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। और आधुनिक काल की 3 भाषाएं हुई हैं, नंबर 1 खड़ी बोली, राजस्थानी और ब्रज भाषा। और जो आधुनिक काल है इसे कुछ अन्य भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम देखेंगे जो इसके कुछ भाग हैं कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 हमारा आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। नंबर 2 आता है द्विवेदी युग। और नंबर 3 पर आता है छायावादी युग। और नंबर 4 पर आता है प्रगतिवादी युग। और नंबर 5 पर आता है प्रयोगवादी युग। और नंबर 6 पर आता है नई कविता युग। नई कविता
युग। जो हमारे आधुनिक काल के भाग हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। और इनका जो समय है, जो भारतेंदु युग था वो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला था, और जो भारतेंदु युग था वो 1900 से 1920 तक चला था। जो छायावादी युग था वो 1920 से 1936 तक चला था, और जो प्रगतिवादी युग था वो 1936 से 1943 तक चला था, और जो प्रयोगवादी युग था ये 1943 से 1950 तक चला था, और जो नई कविता युग है ये 1950 से अब तक चल रहा है। हम जान चुके हैं जो हमारा भारतेंदु युग था ये कब से कब तक चला, द्विवेदी युग कब से कब तक चला, छायोत्तर युग कब से कब तक चला यानी छायावादी, और प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग। जो अब चल रहा है, या तो हम काल में बात करें तो चल रहा है आधुनिक काल या गद्य काल। यदि मैं उनके भागों की बात करूं, यदि आपसे कहे कि वह कौन सा काल है जो अब से अब तक चल रहा है, या तो आधुनिक काल होगा या गद्य काल होगा। यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाते तो हमारा दिया जाएगा नई कविता युग, जो 1950 से अब तक चल रहा है। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको बता दूं, इन्हें याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या बता देता हूं कि भारतेंदु और द्विवेदी दो व्यक्ति हैं। कौन? भारतेंदु और द्विवेदी दो व्यक्ति हैं जो हमारे देश को क्या दे रहे हैं? छाया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमारे देश को छाया दे रहे हैं। और जब छाया दे रहे हैं तो हमारा देश क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। प्रगति किससे कर रहा है? प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? प्रयोग द्वारा। और जब प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर नया माहौल आ रहा है, यानी नई कविता युग आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि भारतेंदु और द्विवेदी दो व्यक्ति हैं जो हमारे देश को छाया दे रहे हैं। छाया मतलब छायावादी युग। और जब छाया मिल रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे देश प्रगति कर रहा है। प्रगति किससे कर रहा है? प्रयोग द्वारा। और प्रयोग द्वारा क्या हो रहा है? फिर हमारा नया माहौल मिल रहा है, अर्थात नई कविता युग। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी हम बात करते हैं इनके कवियों के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, और पढ़ेंगे हम एक एक काल के बारे में, यानी जो इनके भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उनकी कवि और प्रमुख रचनाएं, जिसमें कि हमारा नंबर 1 था भारतेंदु युग। नंबर 1 क्या था? भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग जो कब से कब तक चला था? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और बात की जाए भारतेंदु युग के कवि के बारे में तो हम एक सूत्र देखते हैं। जो हमारा सूत्र है, भारत दत्त जग का स्वामी है। जग का स्वामी है। भारत से बात की जाए तो भारत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दत्त की बात की जाए तो हो जाएगा अंबिका दत्त। जग से बात की जाए तो हो जाएगा जगमोहन। स्वामी से बात की जाए तो हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी।
यदि बात की जाए हमारे भारतेंदु युग के कवि तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अंबिका दत्त हैं, जगमोहन हैं और राधाचरण गोस्वामी हैं। और बात करेंगे हम इनके एक एक कवि के बारे में। तो पहले ही जो हमारे कवि हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 पर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम तो आपने सुना ही होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी अर्थात सत्यवादी हैं। और बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो कहते हैं कि नवयुग का अग्रदूत या आधुनिक युग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक युग का जन्मदाता या नव युग का अग्रदूत किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और यदि मैं इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, प्रेम मल्लिका, लखनऊ का इतिहास, लखनऊ का इतिहास, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, एक कहानी, एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ जग बीती। ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनकी यानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, लखनऊ का इतिहास, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, फूलों का गुच्छा और एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। और यदि मैं दूसरे कवि के बारे में बात करूं तो दूसरे नंबर के हमारे कवि हैं अंबिका दत्त। अंबिका दत्त। और अंबिका दत्त की यदि मैं रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचना है भारत धर्म और दूसरी रचना है पावस पचासा, पावस पचासा। और नेक्स्ट हमारे कवि हैं तीसरे नंबर पर जगमोहन, जगमोहन हैं तीसरे नंबर के कवि। और इनकी प्रमुख रचना है देवयानी, श्याम सरोजनी, श्याम सरोजनी प्रेम, श्याम सरोजनी प्रेम, संपत्ति लता, संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम लता। और चौथे नंबर के हमारे कवि हैं राधा चरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। और इनकी प्रमुख रचना है नव भक्तमाल, नव भक्तमाल।
ये हमारे प्रमुख कवि हैं भारतेंदु युग के और उनकी रचनाएं हैं जो आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। और कभी कभार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रमुख कवि हैं क्या, या फिर किस युग के कवि माने जाते हैं। या आपसे इनकी रचनाएं पूछ लेगा कि प्रेम फुलवारी किसकी रचना है, फूलों का गुच्छा किसकी रचना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर में आए या ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे वो आना चाहिए। ठीक है, पेपर में आए या ना आए उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो चीज़ हमसे आनी चाहिए। और जब हमसे आएगी, हो सकता है क्या पता पेपर में आ जाए, और जब पेपर में आएगी और हमें मिलेगी तो हम उसे देख करके हमें बेनिफिट ही होगा, कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इससे अगले युग के बारे में बात करते हैं जो कि है द्विवेदी युग। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसे रफ कर देता हूँ और पढ़ते हैं इसके अगले भाग के बारे में जो कि है हमारा द्विवेदी युग। और वह कब से कब तक चला था? 1900 से 1920 तक। यानी जो हमारा दूसरा भाग है इसी का, वो कब से कब तक चला था? दूसरा भाग चला था। दूसरा भाग है हमारा द्विवेदी युग, जो चला था 1900 से 1920 तक। कब से कब तक चला था? 1900 से 1920 तक चला था। यदि मैं इसके कवि के बारे में बात करूं तो इसके लिए हमारा एक ट्रिक है, यानी एक सूत्र है जो है हरि हजार मारकर गया श्री। यानी कोई एक व्यक्ति है, हरि एक व्यक्ति है जो कि श्री से कह रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति यानी हरि हजार मारकर यानी कोड़े मारकर गया श्री। यानी अर्थात कहने का मतलब है जो हरि से है वो क्या हो जाएगा? हरि औध हो जाएगा। हजार से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मारकर से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। गया से हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल, श्री से हो जाएगा श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। यानी जो हमारा द्विवेदी युग है इसके प्रमुख कवि हैं हरिओध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, और हजार से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, मारकर से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, गया से हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल, और श्री से हो जाएगा श्रीधर पाठक। अब देखते हैं जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी जो हमारे नंबर 1 पर कवि आते हैं वो कौन है? हरिओध, हरिओध। और हरिओध की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? जिसमें से नंबर 1 पर जो रचना है वो है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। और है इन्हीं की रचना प्रिय प्रवास, और है बोलचाल, बोलचाल। और इन्हीं की रचना है रस कलश। और ये सारी ही रचना है जो वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास है
बोलचाल है और रस कलश है। ये सभी रचनाएं हमारी एंट्रेंस में यानी जो हमारे पेपर हुए हैं ये अभी तक सब की सब पूछी जा चुकी हैं। और जो हमारे दूसरे कवि हैं, दूसरे कवि के बारे में बात करूं तो दूसरे कवि हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनकी रचना है, पहली ही रचना है अबला विलाप। अबला विलाप। और इन्हीं की रचना है सुमन, जो अब तक पूछी जा चुकी है। और एक रचना है इनकी काव्य मंजूषा, और ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये समझ लेना हजारी प्रसाद की मैं वही रचनाएं लिखाई हैं जो कि आपके एंट्रेंस में अभी तक कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। और जो हमारे तीसरे कवि आते हैं इसी में, जो हमारे तीसरे कवि हैं वो कौन है? मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की मैं रचनाओं की बात करूं तो पहली ही रचना है रंग में भंग। रंग में भंग। और है पंचवटी, जो अब तक कई बार पूछी जा चुकी है कि पंचवटी किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। और इसी के बाद मोस्ट रचना है हमारी झनकार, और ये भी पूछी जा चुकी है। यदि आपसे बात की जाए नेक्स्ट की तो जयद्रथ वध, और ये रचना भी आपकी पूछी जा चुकी है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? और एक रचना है इसकी साकेत या फिर संकेत। ठीक है। और इन्हीं की रचना है मातृभूमि, ये भी आपकी पूछी जा चुकी है। और एक है भारत भारती। और इन्हीं की एक और रचना है मोस्ट यशोधरा। जो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं हैं और अब तक एंट्रेंस में पूछी जा चुकी हैं। ये ध्यान रखना, ये रचनाएं जितनी भी मैंने अभी लिखाई हैं हरिओद की और हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त, ये ध्यान रखना ये रचनाएं एक नहीं कई बार पूछी जा चुकी हैं एंट्रेंस में। जैसे रंग में भंग, पंचवटी, झनकार, जयद्रथ वध, साकेत, मातृभूमि, भारत भारती और यशोधरा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है अबला विलाप, सुमन, काव्य मंजूषा। और जो यानी हरिओद हैं उनकी है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, बोलचाल और रस कलश। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और जो नेक्स्ट हमारे कवि हैं, नेक्स्ट कवि के बारे में बात करूं तो हमारे हैं गया प्रसाद नंबर 4। गया प्रसाद शुक्ल। मैं यदि इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचनाएं आ जाती हैं वीणा, नेक्स्ट आती है त्रिशूल, तरंग, इसका पूरा नाम है त्रिशूल तरंग। और है प्रेम पचीसी। और इसी के बाद है राष्ट्रीय वीणा। आपसे पूछा जाए वीणा या राष्ट्रीय वीणा और पूछा जाए त्रिशूल तरंग और प्रेम पचीसी। और नेक्स्ट हमारे कवि हैं जो लास्ट कवि हैं नंबर 5 पर, हम देख लेते हैं। नंबर 5 पर जो हमारे कवि थे वो कौन से थे? श्रीधर पाठक। कौन थे? श्रीधर पाठक।
और श्रीधर पाठक की मैं रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचना है बाल विधवा। बाल विधवा इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और लास्ट रचना की यानी इनकी रचना की बात करूं तो एक है भारत गीत। भारत गीत। और एक जो फेमस रचना है देहरादून। ये आपकी रचना कई बार पूछी जा चुकी है कि देहरादून किसकी रचना है, तो किसकी है, श्रीधर पाठक की है, बाल विधवा और भारत गीत। ये जितनी भी रचनाएं मैंने अभी तक लिखाई हैं ये किसी ना किसी एंट्रेंस में पूछी जा चुकी हैं ज़्यादातर, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। मैंने आपको जितनी इनकी मोस्ट रचनाएं हैं जो अभी तक एक बार नहीं कई बार पूछी जा चुकी हैं, मैंने आपको वही लिखाई हैं, ठीक है। और ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं मिलता हूँ इसके ही अगले युग के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाग के बारे में इसका, जो कि हमारा नेक्स्ट भाग है छायावादी युग। और छायावादी युग कब से कब तक चला था, 1920 से। जो हमारा तीसरा भाग है जो हम देखेंगे क्या था, छायावादी युग। क्या है, छायावादी युग जो चला था 1920 से 1936 तक। और यदि मैं इनके प्रमुख कवि के बारे में बात करूं तो कवि के लिए एक सूत्र याद रख लेंगे, यानी सूत्र अर्थात कहने का मतलब है ट्रिक, जो है जान निकली मेरे मित्र महान, मेरे मित्र महान राम शंकर लाल की। जान निकली मेरे मित्र महान राम शंकर लाल की। जान से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। निकली से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मित्र से हो जाएगा सुमित्रा नंदन, सुमित्रानंदन पंत। महान से हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। शंकर से हो जाएगा उदय शंकर, लाल से हो जाएगा माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी। ये हमारे जो छायावादी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, उदय शंकर और माखनलाल चतुर्वेदी। और यदि मैं इनके रचनाओं के बारे में बात करूं तो पहले ही कवि हमारे कौन से आते हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और इनकी यदि मैं रचनाओं के बारे में बात करूं तो पहली ही रचना है कामायनी, और दूसरी है आंसू, लहर, झरना, प्रेम राज्य। और एक रचना है इनकी
जो काव्य कीर्ति है उर्वशी, ये भैया क्या है, काव्य कीर्ति। ये ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा उर्वशी किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि उर्वशी किसकी काव्य कीर्ति है तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की सबसे अंतिम काव्य कीर्ति कौन सी है, कामायनी है, लेकिन सर्वप्रथम की बात की जाए तो उर्वशी है। यानी जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे पहली काव्य कीर्ति कौन सी लिखी थी, उर्वशी लिखी थी, और सबसे अंत में कौन सी लिखी थी, कामायनी लिखी थी। और नेक्स्ट इसी के बारे में, यानी जो हमारे दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचना है परिमल, अनामिका, अनामिका, गीतिका, और इसकी नेक्स्ट रचना की बात करूं तो तुलसीदास, तुलसीदास। और नेक्स्ट है इनकी रचना स्मृति। स्मृति कई बार पूछी जा चुकी है, अनामिका भी पूछी जा चुकी है, और तुलसीदास बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि कभी कभार हम सोच लेते हैं कि तुलसीदास जो है वो तुलसीदास जी की होगी, लेकिन किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और नेक्स्ट कवि के बारे में बात करूं तीसरे नंबर पर सुमित्रानंदन पंत, यानी अर्थात पंत की बात करूं तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है, सबसे फेमस रचना है पतझड़, पतझड़ इनकी रचना है। और है युगवाणी, युगवाणी, और इनकी है कला और बूढ़ा चांद। और नेक्स्ट कवि के बारे में बात करूं, जो हमारे नेक्स्ट कवि हैं वो कौन है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। यदि इनके बारे में बात करूं तो इनकी रचना है रेखा चित्र, रेखा चित्र, और आकाश गंगा, आकाश गंगा। और नेक्स्ट हमारे कवि कौन से आए, उदय शंकर, नंबर 5 पर उदय शंकर। और उदय शंकर की रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचना है अमृत और विष, यानी अमृत या विष। और दूसरे पर है युग द्वीप, युग द्वीप। और 5वें नंबर पर आते हैं हमारे माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो नंबर 1 रचना है इनकी कैदी कोकिला, कैदी कोकिला, कैदी कोकिला। और नेक्स्ट कवि है, नेक्स्ट रचना है इनकी हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी। और नेक्स्ट आती है हिम क्रेटिनी। मैं आपसे यहीं पर बता दूं भैया कि हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी के है, और इसी रचना के लिए इन्हें जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि राज तरंगिनी किनकी है तो कल्हड़ की है। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की, राज तरंगिनी कल्हड़ की है। ठीक है, और ये हमारे प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने बात की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं इससे अगले भाग के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बात करते हैं हम इनसे अगले भाग के बारे में। और इनसे अगले जो भाग हैं उसके जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे कवि हैं, यानी जो हमारे भाग है इससे अगला वो आता है
प्रगतिवादी युग नंबर 4 पर प्रगतिवादी युग जो चला था 1936 से 1943 तक। और बात करूँ मैं इसकी कवि के बारे में, तो जो इसमें प्रमुख हमारे कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल की यदि मैं रचनाओं के बारे में बात करूं तो है युग की गंगा और इसकी ही रचना है नींद के बादल, आग और आईना। और इसके दूसरे कवि के बारे में बात करूं जो हमारे प्रगतिवादी युग के कवि हैं नागार्जुन की यदि मैं रचनाओं के बारे में बात करूं तो है तुमने कहा था। और नेक्स्ट है इन्हीं की रचना तालाब की मछली। और यहीं पर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट काल की, तो नंबर 5 पर हमारा काल आता है प्रयोगवादी युग। नेक्स्ट हमारा काल आता है प्रयोगवादी युग, जो कब से कब तक चला था 1943 से 1950 तक चला था हमारा प्रगतिवादी युग। और इसके एक ही प्रमुख कवि हैं जो हैं अज्ञेय, यानी इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। और इसी रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? व्यास सम्मान दिया गया था। क्योंकि हमारे हिंदी के क्षेत्र में 3 पुरस्कार हैं महत्वपूर्ण, कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, जो इन्हें मिला था व्यास सम्मान था। और दूसरी है क्योंकि मैं जानता हूँ। और इनकी रचना है सागर। और नेक्स्ट हमारा जो काल है, लास्ट काल है, यानी नंबर 6 काल है हमारा, जो आधुनिक काल का ही विभाजन करके बना है, वो है नई कविता युग। और नई कविता युग जो चला था वो चला था 1950 से अब तक। देखेंगे इसके जो प्रमुख कवि हैं, नंबर 1 है भवानी प्रसाद। और भवानी प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कुछ राजनीति। और नेक्स्ट है जिसने मुझे रचा। और इनकी नेक्स्ट रचना है तुकों के खेल। कौन सी है? तुकों के खेल। और इसके नेक्स्ट कवि हैं, जो लास्ट कवि हैं हमारे, कौन हैं?
गिरिजा कुमार माथुर। और गिरिजा कुमार माथुर की रचना है मंजीर। नेक्स्ट रचना है जो बंध नहीं सकता। जो बंध नहीं सकता। और इनकी फेमस रचना है एक और, धूप और धुआं। ये हमारे जो आधुनिक काल था उसके 6 भाग थे और उसके प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे कवि हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, और हम आधुनिक काल को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जो हमारा साहित्य काल था, काल विभाजन था, उसे पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगली वीडियो में आप क्या स्टार्ट कराना चाहते हैं, कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर वर्णमाला, समास, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।